इस वक्त मैं जब आपको ये कहानी सुना रहा हूँ तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना यहाँ से, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर हिंडन एयरबेस है। ये हमारी आर्मी का एयरबेस है और उसी जगह पर उनका प्लेन लैंड किया। वो ढाका से आर्मी के प्लेन में ढाका से अपनी जान बचाकर निकली और अलग अलग खबरें आ रही थी, लेकिन ट्रैकर के ज़रिए पता चला कि उनका रुख इंडिया की तरफ है और थोड़ी देर पहले ही वो हिंडन एयरबेस पर पहुंची। अब यहाँ से आगे क्या, तो अभी तक कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद इंडिया में उनके रुकने की उतनी उम्मीद नहीं है। हो सकता है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद यहाँ से वो लंदन के लिए फ़्लाइट लेंगी और फिर लंदन से फिनलैंड चली जाएंगी। ये अभी तक की खबर है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि हिंडन एयरबेस के बाद आगे क्या। लेकिन शेख हसीना अपने पीछे एक सुलगता हुआ बांग्लादेश छोड़कर निकल पड़ी हैं और उस बांग्लादेश में अब उथल पुथल है, लोग सड़कों पर हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो है एक तरह से शेख हसीना के इस बांग्लादेश को छोड़ने पर खुशी भी मना रहे हैं। और वहाँ की जो आर्मी है उसने आज दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा, और उन्होंने कहा, पहली बार ऐलान किया कि शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और अब पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी, अक्सर पाकिस्तान का ही नाम आता है, उथल पुथल वहाँ भी ज़्यादा होता है, तो बांग्लादेश की आर्मी जो है अब वो बाकी पार्टियों के साथ मिलकर एक सरकार बनाएंगी और वो सब सरकार जो है बांग्लादेश के हालात को कंट्रोल करेगी। लेकिन इसमें ये भी खबर है कि पता नहीं बाकी पार्टियां आएंगी कि नहीं आएंगी, और क्या ये बांग्लादेश में एक तरह से फिर से आर्मी का तख्ता पलट, और क्या आर्मी रूल करेगी बांग्लादेश में। क्योंकि पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश का भी इतिहास रहा है। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद वहाँ पर भी कू हुआ, उसके बाद आर्मी ने वहाँ पर रूल किया और ये वही शेख हसीना थी जो आखिरी जो आर्मी जब रूल करा था बांग्लादेश में, 90s की बात है, तब वो पहली बार वतन लौटी थी और उन्होंने देश में डेमोक्रेसी के लिए एक लड़ाई लड़ी और आर्मी को झुकना पड़ा। फिर वहाँ चुनाव हुआ और वो चुनाव जीती भी। तो ये जो वकारुज़्ज़मा है बांग्लादेश के आर्मी के चीफ, अभी जून में ही इनको आर्मी चीफ बनाया गया और शेख हसीना ने ही बनाया। तब उसके पीछे अभी उनकी मंशा क्या है, क्या होगा, आर्मी रूल करेगी, बाकी सरकार कठपुतली की होगी, ये क्या होगा, कैसा होगा, अभी शायद एक आध दो दिन में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 15 सालों से लगातार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना चुनाव जीतती आ रही है। वहाँ की एक लोकप्रिय नेता हैं और कहते हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी में जो सुधार हुआ उसका बहुत बड़ा क्रेडिट शेख हसीना को जाता है और इसलिए वर्ल्ड लीडर भी उनको मानते हैं और इंडिया के साथ रिश्ते बड़े अच्छे हैं। तो ऐसी लीडर, ऐसी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को ढाका छोड़कर भागना क्यों पड़ा, अपना ही देश छोड़कर निकलना क्यों पड़ा, क्या है ये पूरी कहानी। तो ये पूरी कहानी पहले आपके सामने। आपको याद होगा जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो हमारे साथ अंग्रेज़ों ने एक हरकत की थी। जाते जाते वो अपना रंग दिखा गए थे और हमारे दो टुकड़े कर दिए थे, एक इंडिया एक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी बना और हम हिंदुस्तान भी बने, दो देश हो गया। अब उस वक्त जो पाकिस्तान बना था वो पाकिस्तान, तब बांग्लादेश पैदा ही नहीं हुआ था, इंडिया था और पाकिस्तान था। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जब पाकिस्तान बन गया तो ईस्ट पाकिस्तान जो था, पूर्वी पाकिस्तान, वो बड़ा एरिया वो था जहाँ बंगाली भाषा के लोग रहते थे, बांग्ला बोलने वाले, और वो अपने पश्चिम बंगाल से करीब, तो कल्चर भी, बोलचाल भी, भाषा भी, सब कुछ वैसे ही। तो अब बन तो गया ये बांग्लादेश, मतलब बंगाली भाषी थे सब। अब वहाँ पे ये हुआ कि पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान ने क्या किया कि अपनी जो ज़ुबान है उर्दू, उसको ईस्ट पाकिस्तान पे भी थोपना शुरू किया और यहीं से पहली बार लड़ाई शुरू हुई। जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ज़्यादातर बंगाली बोलते थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा तो ये है, हम उर्दू क्यों माने। लेकिन चूँकि उर्दू भाषी लोगों की हुकूमत थी पाकिस्तान में तो उन्होंने कहा नहीं मानना पड़ेगा। तो यहाँ से पहली एक चिंगारी फूटी और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ सौतेला सलूक होता है, उनको उतने सरकारी
नौकरियों में बाकी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, तो फिर धीरे 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 ईस्ट जो पाकिस्तान के लोग थे वो भड़कने शुरू हो गए। और तभी शेख मुजीब आए, और शेख मुजीब ने एक बार चुनाव जब लड़ा 71, तो उनकी पार्टी जीत गई, अवामी लीग थी। लेकिन पाकिस्तान के जो बाकी थे ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर, उन्होंने ये जीत बर्दाश्त नहीं की। उन्होंने कहा कि एक ईस्ट पाकिस्तानी कैसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो जीतने के बावजूद उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया गया, और इसको लेके जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ फिर से बवाल शुरू हो गया, क्योंकि उनके पॉपुलर लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता, वहाँ राष्ट्रपिता कहा जाता उन्हें, जैसे हमारे राष्ट्रपिता हमारे बापू महात्मा गांधी है। तो हुआ नहीं। उसके बाद फिर जंग शुरू हो गई, फिर मुक्ति वाहिनी बनी जिसको लीड किया खुद शेख मुजीबुर रहमान ने। फिर इंडिया ने मदद की, ट्रेनिंग दी हमारी आर्मी ने, और आखिरकार ये सब कुछ जब हुआ तो फिर पाकिस्तान ने भी इंडिया से लड़ाई लड़ी, इसी चक्कर में पैर पे कुल्हाड़ी मारी, और फिर इंडिया भी घुस गई ईस्ट पाकिस्तान पे। पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ा जुल्म किया, और तब उस वक्त उनकी मदद के लिए इंडिया और इंडियन आर्मी थी, तो पूरी मदद की। उसके बाद जंग हुई, और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर किसी सेना ने सरेंडर किया उसका रिकॉर्ड है। तो ढाका में सरेंडर कर दिया, और उसके बाद सरेंडर के बाद अब ईस्ट पाकिस्तान की शक्ल में एक नए देश का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश, जो पाकिस्तान से अलग हो गया। तो अब बांग्लादेश बना तो लोगों की बड़ी तारीफ हुई जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया, खास जैसे मुक्ति वाहिनी जिनको इंडिया ने ट्रेन किया था, और वो फिर सारे हीरो हो गए बांग्लादेश के बनने के बाद। और शेख मुजीबुर रहमान वो और भी बड़े हीरो, क्योंकि वो उन्होंने लीड किया इस मूवमेंट को। तो मुक्ति वाहिनी, शेख मुजीबुर रहमान और ये सारे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने वाले लोग तो हीरो हो गए, लेकिन उन्हीं में एक तबका और था। उसी ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले, उसी बंगाली बोलने वाले का एक तबका और था जो ये चाहते थे कि इस पूरे मसले का बातचीत से हल निकाला जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, जंग ना हो। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो उर्दू भाषी भी थे। तो उन्होंने इस 71 के वॉर में या पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई में मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट नहीं किया, या तो खामोश रहे या पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट कर दिया। तो जब बांग्लादेश बन गया तो उन्हें पता था कि यहाँ पे इस आज़ादी में लड़ाई लड़ने वाले दो तरह के लोग थे, एक मुक्ति वाहिनी जिन्होंने लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ और एक बांग्लादेश का जन्म हुआ, और दूसरे वो लोग जो ईस्ट पाकिस्तान में तो थे, यानी उसी बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का या पाकिस्तान का सपोर्ट किया और खामोश रहे। उनको वहाँ की सरकार ने और उनको वहाँ की जनता ने एक नाम दिया, और ये नाम था रज़ाकार। ये उर्दू का एक शब्द है। तो रज़ा मतलब मर्जी, और एग्जैक्ट मतलब इस वक्त मैं भूल रहा हूँ तो गलत ना बोलूँ, इसलिए कि उनको एक नाम दिया रज़ाकार। हालांकि कहते हैं कि रज़ाकार मतलब वॉलंटियर भी होता है, वॉलंटियर। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीता तो उन रज़ाकारों को वहाँ एक तरह से आप ये कहें कि गद्दार के तौर पर भी बोला जाने लगा, कि जिन लोगों ने मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट नहीं किया ईस्ट पाकिस्तान में रहते हुए भी, और पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट किया, तो वो गद्दार हैं, तो वो रज़ाकार है। तो रज़ाकार मतलब वॉलंटियर से फिर वो धीरे धीरे उनका नाम गद्दार पड़ता गया। तो 71 के बाद ये गद्दार, आज शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ रहा, उससे इसका क्या रिश्ता है? तो पूरी कहानी वहीं से शुरू होती है। हुआ ये कि शेख मुजीबुर रहमान ने जंग जिताई, उसके बाद वो बांग्लादेश के हुक्मरान बने। जब हुक्मरान बने तो ये हुआ कि भाई बांग्लादेश की इस जीत में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनको इनाम, इकराम, उनको इज्जत, बाकी चीज़ें नवाजी जाए। तो उसमें एक ये भी हुआ कि मुक्ति वाहिनी और इसमें जो सेना लड़ी, सैनिक लड़े, उनके और उनके परिवार वालों को एक रिजर्वेशन दिया जाए सरकारी नौकरियों में और बाकी जगहों पर भी, स्कूल कॉलेज में भी, लेकिन ख़ासतौर पर सरकारी नौकरियों के लिए मारामारी थी। तो 30%। इसके अलावा वहाँ और भी फिर रिजर्वेशन दिए गए थे, जैसे जो विमेंस थी उनके लिए 10% था, जो कम डेवलप्स के लोग थे, जैसे अपने यहाँ होता है ओबीसी बैकवर्ड, उनके नाम पे 10% था। तो 10 और 10 20 और 30 50। इसके अलावा जो मेन बांग्लादेशी या वहाँ के लोग थे उनके नाम पे दिया गया 5%।
तो 50 और 5 55 हो गए। इसके अलावा 1% रिजर्वेशन दे दिया गया डिसेबल लोगों को, जो विकलांग है, दिव्यांग है। तो कायदे से अगर एक शख्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहा, वहाँ मान लीजिए जैसे अपने यहाँ होता है, यूपीएससी ले लीजिए, वहाँ भी सिविल सर्विस है, तो एक शख्स बैठने जा रहा है और वो जनरल कैटेगरी का है, तो वो 44% से शुरू करेगा और 44% की ही लड़ाई लड़ेगा। क्यों? उसके एग्ज़ाम में बैठने से ही पूरे बांग्लादेश में और सरकारी नौकरियों में 56% यानी 56% सीटें पहले से ही रिजर्व्ड है। और इन 56% में से सबसे ज़्यादा 30% उन मुक्ति वाहिनी और उन स्वतंत्रता सेनानी जो उनको कहेंगे, जिन्होंने 71 के वॉर में हिस्सा लिया पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, उनके और उनके फैमिली को जाएगा 30%। तो 56% कुल मिलाकर बाकी बची बेचारी जनता जो बांग्लादेश की है वो 44%। तो 44% जनरल कैटेगरी के लोग लड़े आपस में और 56% कोई और, उसमें भी 30% वो लोग जो करीब कितने 55 साल तो हो गए बांग्लादेश को आज़ाद हुए हुए। तो अब ये सही है या गलत है? यहीं से लड़ाई शुरू होती है। बीच बीच में इसको लेकर आवाज़ उठी कि भैया बहुत हुआ, उनके सम्मान तो सब हो गए, लेकिन ये कब तक दिया जाएगा? तो इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि वैसे भी 56% है, बाकी जनता क्या करेगी? तो इसको लेके बीच बीच में आवाज़ें उठती रही थी। स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र वही करते थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वही देते थे। अब चक्कर ये था कि जिस सरकार ने ये सब शुरू किया था और जितने मुक्ति वाहिनी के जो लोग थे ज़्यादातर, वो उसी अवामी लीग से जुड़े हुए थे जो शेख हसीना के फादर वालिद शेख मुजीबुर रहमान थे, जब बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपिता वहाँ के। तो अभी उसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर, तब ये कोटा ख़त्म करना इनकी भी मजबूरी थी। तो खैर इसको लेके जब तब वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में धरना प्रदर्शन ये सब होता रहता था। 2018 में धीरे धीरे हर वक्त हुआ, लेकिन छोटे मोटे पैमाने पर होता रहता था। तब ये पहली बार शुरू हुआ, अभी जो पिछले 6 साल की कहानी है, राजशाही यूनिवर्सिटी में जो ढाका के बाहर है, वहाँ से शुरू हुआ। तो फिर धीरे धीरे ढाका यूनिवर्सिटी यानी DU, वहाँ भी DU है, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी वो ढाका यूनिवर्सिटी, तो फिर ढाका यूनिवर्सिटी तक ये आंदोलन पहुँच गया। और उसके बाद पूरे छात्रों ने पूरे बांग्लादेश में चक्का जाम, रेलवे जाम, हाईवे जाम, सब जाम वाम करना शुरू कर दिया। तो तब इल्ज़ाम लगा था कि ये सब बांग्लादेश छात्र लीग, जो कि शेख हसीना का स्टूडेंट्स विंग है पार्टी की, अवामी लीग की, वो ये सब करवा रही है और वो हिंसा करवा रही है। जैसे हमारे यहाँ NSUI है कांग्रेस की, या ABVP है बीजेपी की, वैसी स्टूडेंट्स विंग है इनकी BCL। तो ये सब इल्ज़ाम लगता रहा। उसके बाद ये सब कुछ ख़त्म हुआ तो फिर कुछ छात्रों के जो नुमाइंदे थे वो कोर्ट पहुंच गए कि भैया ये कोटा सिस्टम ख़त्म करो, हमारी पूरी नई जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। 56% पहले ही रिजर्व है, हमारे यहाँ तो फिर भी वो 33 और कितने % है, वहाँ 56% रिजर्व है। तो बाकी 44% में आप लड़ते रहिए। तो वो लोग पहुँच गए कोर्ट। तो 2018 में जब ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, तब भी कोर्ट गए थे और कोर्ट ने कहा नहीं, ये कोटा चलेगा और ये कोटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश की आन बान शान सिपाहियों ने और वो उस वक्त के सैनिकों ने लड़ाई लड़कर जान देकर ये सब किया, तो उनके परिवार को ये बनता है। तो वो चलता रहा अब धीरे धीरे, लेकिन फिर ये सब कुछ शुरू हुआ, बीच बीच में होता रहता था, मीडिया में खबरें आती नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे होता था। लेकिन तभी कुछ लोगों ने तब भी इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती रही थी। अब ये जो नई अभी जो हिंसा शुरू हुई, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? 2018 में हुआ, कोर्ट ने कहा नहीं चलता रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे शांत थोड़े बहुत होते रहे। शुरुआत होती है 5 जून से, इसी 5 जून जो इसी साल के 2024 के 5 जून 2024 को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया कि ये कोटा रहेगा और कोटा जायज़ है। सीधा सीधे कोर्ट ने कह दिया कि ये कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, और ये हो गया मुक्ति वाहिनी और उनकी फैमिली का 30% का, लेकिन अब ये ख़त्म होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स शुरू से इसके लिए लड़ाई लड़े थे। तो अब सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म ही कर दिया तो फिर ये हिंसा क्यों? तो कहानी यहीं शुरू हुई।
वो इसलिए कि एक स्टूडेंट्स का जो एक बॉडी थी या एक तबका था जो मान रहा था ये कोटा ख़त्म हो और हम सब जनरल कैटेगरी में सबको रखिए, पर दूसरी लॉबी वो थी जो चाहती थी कोटा हो, जितने एक्स आर्मी मैन हैं, जितने उस वक्त के रिश्तेदार उनके जो हैं मुक्ति वाहिनी और तमाम लोगों के, तो उनका था कि होना चाहिए। अब यहाँ से फिर से शुरू हुआ। अब इधर दिक्कत ये आई कि शेख हसीना के लिए, शेख हसीना उसी पार्टी की है और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, और उनका ये है कि उन लोगों को ये मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने मूड देखा तो उन्होंने कहा देखो हम देना तो चाहते हैं लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो हम क्या करें भाई। अब इस पे हंगामा शुरू हो गया। अब जब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बढ़ा और बड़े पैमाने पे बढ़ा तो पहली बार शेख हसीना भी दबाव में आई और उन्होंने कहा कि नहीं इस पे कुछ करना चाहिए। तो उनके सलाहकारों ने कहा कि एक काम करते हैं, इस वक्त माहौल और मूड ऐसा है, ये कोटा सिस्टम ख़त्म कर दीजिए। और उसकी वजह ये थी उनके भी डर की, क्योंकि सीधे इल्ज़ाम उन पर लग रहा था कि शेख हसीना अवामी लीग पार्टी से और अवामी लीग के ही ज़्यादातर लोग इस कोटे का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मुक्ति वाहिनी से जुड़े हुए वही सारे लोग थे, इन्हीं के शुभचिंतक थे। तो शेख हसीना को लगा कि चलो अभी कोटा सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, शांत हो जाएगा मामला। उन्होंने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा भाई कोटा सिस्टम हम रद्द कर देते हैं। जब उन्होंने कहा रद्द कर देते हैं तो फिर शांति हो गई, शांति हो गई। लेकिन उनके इस रद्द करने के ऐलान के कुछ दिन बाद जो दूसरी लॉबी थी जो ये कोटा चाहती थी, एक्स आर्मी से लेकर बाकी लोग, वो कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये तो हमारा हक बनता है और संवैधानिक तरीके से मिला, और कोर्ट ने भी इस पर कहा था कि होना चाहिए, तो अब या ये प्राइम मिनिस्टर इसको रद्द कर रही हैं। तो कोर्ट में ये मामला चलता रहा। अब हाल में कोर्ट का फैसला आ गया और कोर्ट ने कहा कि ये सरकार का फैसला गलत है, यानी ये कोटा ख़त्म करने का फैसला सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वहाँ की कि नहीं, जैसे पहले कोटा मिल रहा था वैसे ही मिलेगा। अब लो उलट पुलट के फिर वही मामला आ गया। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, स्टूडेंट्स फिर से भड़क गए। उन्होंने कहा ये क्या तमाशा है, हम इस फैसले के खिलाफ हैं, प्राइम मिनिस्टर बड़ी मुश्किल से मानी है। उसके बाद फिर से कोर्ट आ गया बीच में। अब इसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू होता है और उसके बाद ये हिंसक होता जाता है। अब तक 300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और उनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स। अकेले जो कल झड़प हुई उसमें 19 पुलिस वाले मारे गए ढाका के चौराहे पर। और अब जब ये सब कुछ होने लगा और ये बहुत तेज़ी से बढ़ा और पूरे बांग्लादेश में अब इसकी आग लगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का मतलब होता है हर घर में पढ़ने वाला एक बच्चा। तो एक स्टूडेंट्स अगर कोई आंदोलन करता है तो इसका मतलब उसकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है। तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स का ये आंदोलन घरों तक पहुंच गया और पूरे बांग्लादेश में अब ये हो गया कि नहीं ये गलत है। और अब चूँकि बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई तो उन्होंने पहले कहा कि शेख हसीना इन बच्चों को मारने वालों को सज़ा दिलाएं, क्योंकि पहले पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, गोली भी चलाई और उसमें कई बच्चे मारे भी गए। पलटकर स्टूडेंट्स भी हिंसक हुए, उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की, कई पुलिस वाले मारे गए। तब शेख हसीना का ये सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान उन्होंने एक और गलती कर दी। पाकिस्तान की एक जमात इस्लामी है, बंटवारे से पहले अभी भी इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। तो जमात इस्लामी का भी एक स्टूडेंट विंग है और उसने भी इस आंदोलन को बढ़ावा दे दिया। तो जब बढ़ावा दिया तो शेख हसीना ने एक मीटिंग, ये सब कानून का उल्लंघन कर रही है और एक तरह से ये आतंकवादी वाला काम कर रही है, तो उन्होंने बैन कर दिया। और फिर एक गलती, ये बैन करने से जमात इस्लामी की अच्छी खासी वहाँ पे पैठ थी, उसके लोग सड़क पर उतर आए। फिर उन्होंने एक और गलती ये कर दी कि जो स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने कहा, वही अब मैं वापस आ रहा हूँ 71 पे, कि ये स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये सब रज़ाकार हैं। यानी वो रज़ाकार जो 71 के वॉर में मुक्ति चिन्ही ने तो वाहिनी ने तो हिस्सा लिया, और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट किया या हिस्सा नहीं लिया या खामोश रहे, वो रज़ाकार यानी गद्दार जिनको धीरे धीरे बन गया। तो उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं वो बांग्लादेशी नहीं, सब रज़ाकार हैं यानी गद्दार हैं। ये बात चिंगारी की तरह फैल गई, क्योंकि उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट वो थे बांग्लादेशी जिनके लिए सब कुछ, उन्हें लगा ये क्या, वो ठगा हुआ महसूस करने लगे कि हम कैसे गद्दार हो गए। और यहाँ से फिर हिंसा शुरू हो गई और फिर ऐसी हुई
कि आर्मी को भी उतारना पड़ा, तब तक देर हो गई। जगह जगह धरने, प्रदर्शन, आगजनी, निशाना बनाया जाने लगा। और उसके बाद हाल ही हो गया कि आज मंडे को अब लगा कि ये सारे जो इतनी तेज़ी से गुस्से में हैं, ये जितने भी अवामी लीग के सब दफ्तर थे वहाँ आग वाग लगाना शुरू, और फिर प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। और ढाका में कई लाख स्टूडेंट्स और उनके सपोर्टर जमा हो गए। अब हाथ पैर फूल गए। अब ये था कि इतने बच्चों की मौत हो चुकी है, वो इंसाफ की मांग रहे थे। अभी तक कोटा की बात थी, अब वो सीधे मांग आ गई कि शेख हसीना इस्तीफ़ा दें। अब उनके मूड और उनके गुस्से को देखते हुए ये था कि कुछ भी हो सकता है। शेख हसीना को लगा कि अब उनकी जान खतरे में है। और इसी के बाद आज सुबह ही वो गुपचुप तरीके से, हालांकि यहाँ पे अब दो इसके वर्जन थ्योरी आ रही है। एक ये कि आर्मी ने कहा कि अब ये कंट्रोल के बाहर है, आप इस्तीफ़ा दीजिए और निकल लीजिए और अब हम रूल करेंगे। पहली ये जो वकारुज़्ज़मा बांग्लादेश के आर्मी चीफ, और ये कहते हैं कि जबरन शेख हसीना से इस्तीफ़ा लिया गया। हालांकि अभी तक इस्तीफ़े की खबर सिर्फ ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं आर्मी चीफ ने कही है। शेख हसीना की तरफ से अभी तक ऑफिशियल नहीं आया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। वो बांग्लादेश की पीएम हैं कि नहीं, इसका भी ऑफिशियल अभी तक वर्जन नहीं है। अब वो चूँकि अभी इंडिया पहुँची हैं, हो सकता है कोई बयान दे और तब क्लियर होगा कि इस्तीफ़ा दिया है या फिर उन्हें जबरन बांग्लादेश से बाहर कर दिया गया है, वहाँ कू हो गया है, यानी कि अब आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया है, या क्या है। ये उनका बयान बड़ा मायने रखता है, तो देखिए कब बयान आता है। लेकिन यह है कि उनको वहाँ से निकाला गया ये कहकर कि आपकी जान को खतरा है। और उधर वो निकलती हैं और उधर पीएम हाउस की तस्वीरें आती है सामने। वहाँ लोग घुस गए सारे स्टूडेंट्स उनके बेड पर, और ये और वो सारी चीज़ें, और कोहराम मचा रखा है। ये वैसी ही तस्वीरें थी जैसे कुछ साल पहले आपने देखा होगा जब काबुल में जब तालिबान ने कब्ज़ा किया और वहाँ की सरकार भागी, तो वहाँ के महल पे और प्रेसिडेंट और उनके घरों का जो हाल था। इसके अलावा कुछ साल पहले श्रीलंका का भी देखा होगा आपने, जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस में लोग घुस गए थे और वहाँ पे जब आर्थिक मंदी और वो सारी कंगाली के दरवाजे पर था जब श्रीलंका, तो वहाँ से भी ऐसी तस्वीरें आई थी। तो हाल के वक्त में अपने पड़ोसी मुल्कों में ये तीसरी तस्वीर थी आज बांग्लादेश की। पाकिस्तान हो चुका, तालिबान का हो चुका, अफगानिस्तान वाला, श्रीलंका हो चुका, और अब बांग्लादेश। तो वो निकल कर आई हैं। अब सवाल है बांग्लादेश का क्या होगा आगे, क्या आर्मी रूल या फिर वहाँ पे मिलीजुली सरकार होगी। और शेख हसीना, क्योंकि जैसा नाम भी दिया, एक थी हसीना, शेख हसीना। शेख हसीना की अपनी कहानी बहुत ही दुख भरी है। वजह यह है कि जब बांग्लादेश का जन्म हुआ उसके बाद 15 अगस्त 1975 की बात है ये। अब सवाल है बांग्लादेश का क्या होगा आगे, क्या आर्मी रूल या फिर वहाँ पे मिलीजुली सरकार होगी। और शेख हसीना, क्योंकि जैसा नाम भी दिया, एक थी हसीना, शेख हसीना। शेख हसीना की अपनी कहानी बहुत ही दुख भरी है। वजह यह है कि जब बांग्लादेश का जन्म हुआ उसके बाद 15 अगस्त 1975 की बात है ये। 15 अगस्त 1975, अभी 15 अगस्त आने वाला हमारे यहाँ 10 दिन के बाद। तब बांग्लादेश की आज़ादी को 4 साल हुए थे, 1971 में हुआ था और ये 4 साल हो गए थे। और शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के रहनुमा थे। तो 15 अगस्त 1975 की रात शेख मुजीबुर रहमान के घर में घुसकर, ये कहानी डिटेल में मैंने आपको सुनाई है, इस कहानी के लास्ट में लिंक बोलूँगा, दीपक को डाल देगा, बस हवाला दे रहा हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान के घर में घुसकर उनके पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया गया था। इसमें शेख मुजीबुर रहमान मारे गए, उनके 3 बेटे मारे गए। और नसीब अच्छा था कि शेख हसीना और उनकी एक बहन उस रात वहाँ थी नहीं, घर पे क्या बांग्लादेश में नहीं थी बल्कि विदेश में थी, और इसीलिए बच गई, वरना शेख मुजीबुर रहमान के पूरे फैमिली का खात्मा कर दिया था। और ये खात्मा किया था आर्मी के ही, बांग्लादेश के ही आर्मी के 2 कैप्टन थे, कैप्टन बजलुल हुडा और एक मेजर थे, मेजर नूर। इन दोनों की प्लानिंग के तहत ये पूरे परिवार को मारा गया था। और शेख हसीना थी नहीं इसलिए बच गई। अब 75 में ये कत्ल हुआ। शेख हसीना को मालूम था बांग्लादेश में उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो बांग्लादेश लौटे ही नहीं।
75 के बाद करीब 6 साल गुजरे, फिर उनके लोगों ने कहा कि आपको बांग्लादेश में ज़रूरत है, आ जाइए। तब बांग्लादेश में आर्मी रूल कर रही थी। 1981 में फिर शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश लौटी अपने फादर की डेथ के बाद। आने के बाद तब उन लोगों ने उनसे कहा आप राजनीति में उतरिए। उसके बाद अपनी एक पार्टी शुरू की और उस पार्टी की वो लीडर बनी, अवामी लीग पार्टी थी। और फिर उन्होंने आर्मी रूल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, मोर्चे निकाले बहुत सारे, फिर उनको गिरफ्तार भी किया गया, जेल भी गई, लेकिन उस वक्त जो आर्मी के चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद बांग्लादेश पे रूल कर रहे थे। तब शेख हसीना वहाँ पे डेमोक्रेसी की बात उठा रही थी कि लोकतंत्र हो, चुनाव हो, जनता की चुनी हुई सरकार हो, और इसको लेके पूरा देश उनकी तरफ, मतलब दुनिया के बाकी देश भी सपोर्ट कर रहे थे। और आखिर में जनरल इरशाद को इतना दबाव में आना पड़ा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा और बांग्लादेश में चुनाव डिक्लेयर किया गया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा। शेख हसीना बहुत पॉपुलर हो चुकी थी, लेकिन इत्तेफाक से जब चुनाव हुआ तो वहाँ एक और भी लीडर थी बहुत पॉपुलर, और उनका भी डेमोक्रेसी की मांग को लेकर एक ज़बरदस्त मतलब आंदोलन रहा, और वो उनकी पार्टी थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया। तो इस चुनाव में खालिदा जिया जीत गई, उनकी पार्टी जीती और वो प्राइम मिनिस्टर बनी। शेख हसीना नहीं बन पाई। लेकिन खैर उसके बाद 1996 में फिर चुनाव हुआ और 1996 में खालिदा जिया हार गई और शेख हसीना चुनाव जीत गई। लेकिन उसके बाद बहुत सारे वहाँ धरना प्रदर्शन हुए, बहुत सारे विपक्षी पार्टियाँ एक हो गई, तो इसकी वजह से शेख हसीना फिर अगला चुनाव नहीं जीती थी। लेकिन जब शेख हसीना चुनाव जीती थी तो उसके बाद पहली बार तभी लग गया था कि उनको सरकार चलाने का तरीका मालूम है। 1996 में वो बेशक हार गई, लेकिन फिर उसके बाद 2009 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद से अभी तक 2024 पिछले 15 सालों से वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और उन्हीं के कार्यकाल में शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के लिए 5 बांग्लादेश के आर्मी के टॉप ऑफिशियल को फांसी की सज़ा दी गई थी, ये जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो तब से अब तक थी, बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत सुधारा, सब कुछ हुआ, लेकिन एक कोटा, एक रिजर्वेशन और एक लाइन, रजाकार, गद्दार, उसने बांग्लादेश को अचानक सुलगा दिया। अब डर ये है कि कहीं बांग्लादेश फिर से वही उसी रास्ते पर न चल पड़े जिसका लंबा इतिहास पाकिस्तान का भी रहा, आर्मी रूल। क्योंकि ये अभी जुमा 8 दिन मतलब जून में बने हैं वकारुज़्ज़मा बांग्लादेश के आर्मी चीफ, अभी नहीं शेख हसीना ने बनाया, और ये अगस्त अभी 2 महीने भी इनको बने हुए नहीं। तो हो सकता है इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हों, और जिस तरीके से आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि अब हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपकी मांग पूरी करेंगे, तो हम वाली जो बात थी आर्मी चीफ की, उसे ऐसा लग रहा था कि अब जैसे ये इन्हीं को रूल करना है, और अगर कोalition गवर्नमेंट सारी पार्टियों को मिलाकर भी बनेगी तो वो कठपुतली ही होगी। असली पावर, असली डोर जो है वो बांग्लादेश के आर्मी के हाथ में होगी। अब आर्मी के हाथ में होना बांग्लादेश के फ्यूचर और वहाँ के बाकी लोगों के लिए कितना सही है, कितना गलत है, बेहतर जानते होंगे। लेकिन दुआ ये है कि बांग्लादेश के हालात जल्द सुधरें, क्योंकि हमारे साथ एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे, वैसे भी हमारे पड़ोसी बड़े कम हैं जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, उनमें एक बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में भी 2 चीज़ें जो शेख हसीना और अवामी लीग है, ये शुरू से प्रो इंडियन है, हमारी सरकार, हमारी पॉलिसी इनको सपोर्ट करती है। और जो दूसरी है खालिदा जिया, वो एंटी इंडियन है। तो कहीं ऐसा हुआ तो एक और पड़ोसी मुल्क से रिश्ते हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो दुआ यही है कि बांग्लादेश में सब कुछ नॉर्मल हो जाए और वहाँ वापस सारी चीज़ें पटरी पर आएँ, स्टूडेंट्स की मांगें मानी जाएं और लोगों की चुनी हुई सरकार हो, आर्मी रूल ना हो। तो कहानी में इतनी।